नहीं सहेगा राजस्थान पे डोटासरा जी ने कहा कि इन 25 निकम्मों सांसदों को नहीं सहेगा। भ्रष्टाचार में राजस्थान 1 नंबर पे है, बेरोजगारी में पहले या दूसरे नंबर पे है, महिला अत्याचार या SC ST पर अत्याचारों में पहले या कभी दूसरे नंबर पे आता है। आज देश में सबसे ज़्यादा पेट्रोल महंगा राजस्थान में है, डीजल महंगा सबसे राजस्थान में है, लाइट सबसे महंगी राजस्थान में है। पायलट साहब से इनके झगड़े रोज़ हम सुनते रहे हैं। आधा समय इन्होंने लगभग होटलों में, कैंपों में, हर राज्यसभा चुनाव में भी इनमें आपस में तनातनी रही। तो हर बार हर एक विधायक की सरकार को बचाए रखने के लिए इनको ज़रूरत पड़ी। केंद्र की कोई भी योजना को या तो नाम बदलने का काम करते हैं या उसको फ्लॉप करने का काम करते हैं स्टेट गवर्नमेंट, क्योंकि एग्जीक्यूशन स्टेट गवर्नमेंट के पास है, क्रियान्विति स्टेट गवर्नमेंट को करनी है। लेकिन वो उसमें ये इस तरह से उसको सही ढंग से क्रियान्वित नहीं करते हैं कि फ़ायदा मोदी जी को नहीं मिल जाए। 2 साल में जितनी योजनाएं लाए हैं, ये कौन सी योजना इनका आपको फ्लॉप मान रहे हो? वो सारा पैसा आपको मिल रहा है। जल जीवन मिशन में इतना पैसा दिया है राज्य सरकार को, इन्होंने अपना हिस्सा तो कुछ नहीं मिला है। वो उसमें भी इतना इन्होंने बजट लैप्स किया है या उसका दुरुपयोग किया है। खेती अगर राजस्थान में लगभग मूल आधार कृषि है। कृषि पे या तो भगवान पे डिपेंड है, राम पे है या राज पे है। राम तो जब चाहे बरसात नहीं करे, पिछली साड़ी की जो चने की फसल थी लास्ट एक बरसात के कारण सारी बर्बाद हुई थी। अब भी जहाँ सिंचित एरिया है ट्यूबवेल के माध्यम से या ये अपने जो लिफ्ट स्कीम्स हैं, इस बेल्ट में सारी लिफ्ट स्कीम है नहरों की, वो पानी को लिफ्ट करना पड़ता है, उसके लिए भी लाइट की जरूरत पड़ती है। वहाँ भी लाइट नहीं है इनके पास। राम राज्य की कल्पना सभी करते हैं, बहुत आदर्श स्थिति है। ये भी होना चाहिए, राइट टू हेल्थ भी होना चाहिए, राइट टू एजुकेशन, राइट टू लिव, सारे अधिकार होने चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें दे रखे हैं। लेकिन उसके अनुरूप अपने को एक सुविधा देने के लिए उनको एक विल पावर होनी चाहिए कि हम इसके लिए धरातल पे काम करेंगे, धरातल पर काम करके आपको ये सारी सुविधाएं दे रहे हैं। तारानगर हो या फिर राजगढ़ हो, हर जगह त्रिकोणीय मुकाबला रहा है हर बार, क्योंकि भाजपा और कांग्रेस के अलावा या तो निर्दलीय ने ताल ठोकी है या फिर किसी अन्य स्थानीय दलों के पार्टी। राजस्थान सरकार की, वर्तमान सरकार की जो कार्यशैली रही है, युवाओं को हताश करने वाली। वादा किया था कि रोजगार देंगे, रोजगार नहीं दे सके, बोले बेरोजगारी भत्ता देंगे। बेरोजगारी भत्ते में इंटर्नशिप की इतनी शर्तें जोड़ दी, जितनी भी भर्तियां इन्होंने निकाली हर भर्तियां इनकी डाउटफुल रही। हर बार पेपर लीक प्रकरण, हर बार पेपर लीक हुआ, जिससे आम विद्यार्थी जो वर्षों तैयारियां करता है, एक सपने सजोता है बीएड। नमस्कार, मेरा नाम है अभिषेक जाखड़ और आप देख रहे हैं RJTV24। RJTV24 की चुनावी यात्रा लगातार जारी है। इस चुनावी यात्रा के अंदर हम गांव-गांव, ढाणी-ढाणी जा रहे हैं और लोगों की समस्याओं को सुनने की कोशिश कर रहे हैं और उन्हीं समस्याओं को हम जनप्रतिनिधि के सामने रखते हैं और उन समस्याओं पर अमल करवाते हैं। इसी के चलते हम पहुंचे हैं चूरू जिले की राजगढ़ विधानसभा क्षेत्र में। आज हमारे साथ खास मेहमान हैं दिलीप जी पूनिया साहब, जो कि जय नारायण जी के बेटे हैं। इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि राजगढ़ और तारानगर विधानसभा क्षेत्र में क्या क्या विकास के कार्य हुए हैं, क्योंकि इनका कार्य क्षेत्र राजगढ़ भी रहा है और तारानगर भी रहा है। तो इन दोनों विधानसभा क्षेत्र में आज के जो दौर है इसमें क्या क्या विकास के कार्य हुए हैं। दोनों जगह कांग्रेस के विधायक हैं, एक जगह खेल मंत्रालय का डिपार्टमेंट भी है। आइए सब के बारे में जानकारी करते हैं। नमस्कार सर, आपका RJTV24। नमस्कार अभिषेक जी, आपका आपकी टीम का, पूरी टीम का स्वागत, अभिनंदन। सबसे पहले तो मैं शुरुआत करना चाहूँगा, आप वैसे पैसे से अध्यापक हैं और अध्यापक होते आपकी जो पारिवारिक पृष्ठभूमि है वो राजनीति से जुड़ी हुई। आपके पिताजी विधायक रहे हैं, लंबे समय तक राजनीतिक पार्टियों से जुड़े रहे हैं, इनोला से रहे, फिर भाजपा से रहे। तो सर मैं ये जानना चाहता हूँ कि एक अध्यापक राजनीति में कैसे आ गए? अभिषेक जी देखो, मेरे पिताजी ने पहला चुनाव 1977 में जनता पार्टी के सिंबल पे लड़ा था जी। उससे पहले वकालत करते थे, राजगढ़ में लीडिंग वकील थे। 77 में जनता पार्टी से चुनाव लड़ा, उस समय से लेकर के 2013 से 18 लास्ट कार्यकाल उनका तारानगर विधानसभा क्षेत्र में विधायक के रूप में रहा। तब से घर में सबसे बड़ा सदस्य होने के कारण हर चुनाव का मैनेजमेंट या उनको देखभाल करना, चुनाव सभी सारी व्यवस्थाएं बनाने का दायित्व मेरे ऊपर ही रहता था जी। 77 से लगातार उन्होंने कुल 7 विधानसभा के चुनाव लड़े। 77 और 90 का चुनाव राजगढ़ से लड़ा था। 85 में फिर जनता पार्टी के सिंबल पर तारानगर से निर्वाचित हुए थे। 98 और 2003 में तो बहुत कम मार्जिन से, एक बार 98 में तो 1200 वोटों से हारे थे। इसके बाद 2003 में तो 2000 वोटों से हारे थे जी। और
ये इन 7 चुनावों में बहुत नज़दीक से देखा है, सभी कार्यकर्ताओं से मिलना जुलना रहा है। हालांकि सरकारी जॉब में था, खुलकर कोई कार्य प्रचार प्रसार राजनीतिक गतिविधियों में भाग लेना तो थोड़ा मर्यादा के अनुकूल नहीं था, लेकिन घर पर रहने के कारण लगभग सभी से परिचित रहता था और सारा सब कुछ व्यवस्थाएं वो देखनी ही पड़ती थी जी। आज हम सर तारानगर और राजगढ़ दोनों पे चर्चा करेंगे, क्योंकि आपका जो विधानसभा क्षेत्र है वो वैसे तारानगर में आता है, लेकिन तहसील आपकी राजगढ़ पड़ती है और दोनों जगह आपके पिताजी ने विधायक का चुनाव लड़ा है। तो दोनों विकास की बात करेंगे। सर सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप दावेदारी कर रहे हैं भाजपा से, तो जो जयनारायण जी की जो विरासत है उसको आगे बढ़ा रहे हैं, तो क्या उस पर जनता मोहर लगा पाएगी? देखो, पापा जी ने 7 विधानसभा चुनाव लड़े, 7 कांग्रेस के खिलाफ लड़े। उन्होंने जनता पार्टी, बाद में इंडियन नेशनल लोकदल हरियाणा से चौधरी देवीलाल जी से, ओम प्रकाश जी चौटाला से हमारे बड़े पारिवारिक संबंध रहे, और उन्होंने यहाँ राजस्थान में प्रदेश अध्यक्ष भी पापा जी को बना रखा था और बीजेपी के साथ वो पैक्ट होकर भी चुनाव लड़े हैं, जिनमें बीजेपी का समर्थन रहता था। बाद में 2008 में के बाद जब वो इनेलो ने जो पैक्ट नहीं हुआ, तो 2013 में फिर भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार के रूप में ही उन्होंने चुनाव लड़े। तो सारे चुनाव कांग्रेस के खिलाफ लड़े उन्होंने, तो शुरुआत से 1977 से लेकर के 13 से लेकर 18 तक। 18 में आयु अधिक होने के कारण फिर उन्होंने चुनाव लड़ने से मना कर दिया था। अब राजगढ़ और तारानगर दोनों विधानसभा क्षेत्र के हर एक राजनीतिक व्यक्ति, पार्टी कार्यकर्ता, संगठन कार्यकर्ता वगैरह सभी लोगों ने मिलकर इच्छा जताई है कि आप दावेदारी करें, तो इस हिसाब से पार्टी संगठन से मांग करेंगी कि कोई एक कहीं से भी चुनाव लड़ने का मौका दिया जाए। जी, मैं मुद्दों पे बात करूंगा सीधा कि जो तारानगर से विधायक हैं नरेंद्र बुडानिया साहब और राजगढ़ से विधायक हैं मैडम जो पूनिया जी, दोनों के कार्यकाल को आप कैसे देखते हैं, क्योंकि दोनों टच सटे हुए जो बेल्ट हैं? देखो, बुडानिया जी काफ़ी अनुभवी राजनीतिक है, 3 बार लोकसभा, 3 बार राज्यसभा, इससे पहले भी विधायक रह चुके हैं। और कृष्णा जी एक अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी, हालांकि पहली बार ही वो विधायक बनी है, लेकिन दोनों की इस कार्यकाल में ये किस्मत मानो कि इस टर्म में 2018 से 23 की टर्म में कांग्रेस में आपसी अंतर्कलह खूब रही। पायलट साहब से इनके झगड़े रोज़ हम सुनते रहे, आधा समय इन्होंने लगभग होटलों में, कैंपों में, हर राज्यसभा चुनाव में भी इनमें आपस में तनातनी रही। तो हर बार हर एक विधायक की सरकार को बचाए रखने के लिए इनको ज़रूरत पड़ी। तो हर एक विधायक को हर विधानसभा क्षेत्र में असीमित पावर, जो कुछ भी चाहे वो, जितनी चाहे वो घोषणा करवा लें, जो चाहे वो काम सैंक्शन करवा लें, मन मर्जी से सारे अधिकारी लगाना, मन मर्जी के सारे काम करना। ये जो निरंकुशता थी, ये सबसे बड़ा अभिशाप बन गई जनता के लिए। सारी टोटल इन्होंने मनमर्जी की, मनमर्जी के अधिकारी, मनमर्जी जिसका काम करना उसका काम करवाना। तो इसमें आम जन को, आम कार्यकर्ता को, आम व्यक्ति को जो सम्मान मिलना चाहिए था जो वो नहीं मिल पाया। इस कारण से इनमें काफ़ी कुछ नाराजगी है सारे व्यक्तियों में। अक्सर अपन हनुमान बेनीवाल के भाषणों में मैं सुनता हूँ कि वो कहते हैं कि मिनी सीएम बनाए हुए हैं। मिनी सीएम है, तो क्या ये इसमें किसी तरह की कोई भी घोषणा करवा लो, मनचाही घोषणाएं की इन्होंने। हर जगह एग्रीकल्चर कॉलेज, हर जगह इन्होंने गवर्नमेंट कॉलेज, जबकि उनमें इंफ्रास्ट्रक्चर या साधन नाम की कोई चीज़ कहीं नहीं जुटाई। मात्र घोषणाएं करते जा रहे हैं, हर जगह घोषणा करना, जो भी चाहो, जितने भी इन्होंने मूल बेसिक जो डेवलपमेंट के लिए काम किए जाने चाहिए थे, वो उन कामों की तरफ इन्होंने ध्यान नहीं दिया। विधायकों का हमेशा ये इंटरेस्ट रहा कि कौन से में कितना बजट ज़्यादा मिल सकता है, किस में कितना ज़्यादा काम होगा, किस में कितना कमीशन। कहने का मतलब कमीशन जहाँ आमदनी दिखाई दी उन्हीं कामों में इंटरेस्ट लिया और उन्हीं कामों में अनाप शनाप पैसा खर्च किया। आज राज्य में अधिकतम लिमिट तक राजस्थान राज्य अपना कर्ज ले चुका है। केंद्र सरकार ने जीएसटी स्कीम लाई थी, अब आप आंकड़े देख रहे होंगे ताज़ा कि मंथली 1,60,000 1,65,000 करोड़ रुपए कलेक्शन आ रहा है। इतना बड़ा, इसमें से इतना बड़ा हिस्सा राजस्थान को मिल रहा है। बहुत लंबी दूरगामी योजनाएं बना करके उसको विकास कार्य पे खर्च करना चाहिए था, लेकिन वर्तमान में इनकी स्कीम देखो आप, 1.5 करोड़ फूड पैकेट्स बांट रहे हैं, 1 किलो चावल, 1 किलो तेल, 1 किलो ये घोटाला निकल रहा है। कुछ मिर्च बांट करके ये 5 साल में एक रात देने का काम कर रहे हैं। मोबाइल बांटे जा रहे हैं, पुरानी कंपनियों के जो बचे हुए स्टॉक थे उनको, एक मोबाइल 6,800 रुपये की कॉस्ट का है। पहले फेज़ में 40 लाख परिवारों को मोबाइल दिए जा रहे हैं, 1 करोड़ 33 लाख लोगों को मोबाइल दिए जाने हैं। तो कुल स्कीम अभिषेक जी 9-9.5 करोड़ रुपए पे जाएगी, लेकिन इनके पास 500-700 रुपये देने के लिए, 500-700 करोड़ रुपए देने के लिए, कोयला कंपनियों को देने के लिए पैसा नहीं है। सारे थर्मल प्लांट डेड पड़े। अदर स्टेट से लाइट खरीदने के लिए इनके पास पैसा नहीं है। राजस्थान खुद 27% के समथिंग बिजली खपत करता है, खुद करता है, लेकिन अब इस समय
या तो देखो खेती अगर राजस्थान में लगभग मूल आधार कृषि है, कृषि पे या तो भगवान पे डिपेंड है, राम पे है या राज पे है। राम तो जब चाहे बरसात नहीं करे, पिछली साड़ी की जो चने की फसल थी लास्ट एक बरसात के कारण सारी बर्बाद हुई थी। अब भी जहाँ सिंचित एरिया है ट्यूबवेल के माध्यम से या ये अपने जो लिफ्ट स्कीम्स हैं, इस बेल्ट में सारी लिफ्ट स्कीम है नहरों की, वो पानी को लिफ्ट करना पड़ता है और उसके लिए भी लाइट की ज़रूरत पड़ती है। वहाँ भी लाइट नहीं है इनके पास। वो लाइट अदर स्टेट से कहीं से भी थोड़े बहुत महंगे दाम पे खरीद के, इस टाइम यदि आखिरी एक पानी और बढ़िया मिल जाता है इन फसलों को तो बहुत बढ़िया फसल अब की बार बनी थी। शुरुआत में मानसून बहुत अच्छा था, लेकिन पूरे अगस्त में कहीं एक बूंद नहीं पड़ी, सारी की सारी फसलें जलने के कगार पे है। आज आप देखो न्यूज़ चैनल्स पे देखो, कहीं भी समाचार से पता करो, हर जीएसएस पे किसान बैठे रो रहे हैं इनको, कहीं लाइट नहीं मिल रही है। घंटा 2 घंटा लाइट देते हैं, वोल्टेज बहुत डाउन हो जाती है, या तो वो जीएसएस ट्रांसफार्मर जलते हैं या किसान की मोटरें जलती हैं और या उनकी फसल जल रही है। वो सारे के सारे लाचार बेबस अपनी फसलों को बर्बाद होते हुए देख रहे हैं। इस समय यदि उनको थोड़ी सी भी लाइट मिल जाती, एक पानी और दे देते, बम्पर पैदावार होती है। अब वो वहाँ बिल्कुल समाप्ति के कगार पे है, सारी फसलें उनकी जल के तैयार हैं। लेकिन ये लाइट की व्यवस्था करने के लिए इनको कोई टेंशन नहीं है। अनाप शनाप लोक लुभावन वाली सारी योजनाएं लागू करके और वो घोषणा पर घोषणा करके और वाहवाही लूटने का प्रयास कर रहे हैं। आप बजट की बात कर रहे हैं, जो बुढ़ानिया जी का बजट है, जो 5 साल का विधायक कोटा होता है, उसमें भी 31% ही उन्होंने यूज लिया है, बाकी लैप्स हो गया। नहीं, लैप्स तो ये तो रिकमेंड कर देते हैं और उसके बाद धीरे धीरे वो प्रोसेस में चलता रहता है, उसके बाद भी हो जाता है। बुढ़ानिया जी ने अभी पिछली इसी टर्म में एक में ही खर्च किया है, बाकी तो राज्यसभा लोकसभा सांसद रहे तब इस एरिया में आपको कहीं भी कोई पैसा लगा हुआ मिलेगा ही नहीं। अब तो जनता के बीच में थोड़ा ज़्यादा जाना पड़ता है राज्य सरकार के प्रतिनिधि के तौर पे, तो उसमें बहुत जगह मांग भी आ जाती है और वो प्रोसेस में कुछ न कुछ वो खर्च भी करना पड़ता है। लेकिन लैप्स हो गया, क्या कारण मानते? 69% लैप्स हो गया बजट। 69% लैप्स जुलाई तक का रिकॉर्ड है। नहीं होना चाहिए था। ये तो एक हर टाइम दावा करते हैं कि हर समय जनता के बीच में रहता हूँ, जनता की मांग भी आती रहती है, लेकिन अब वर्तमान में राज्य सरकार जो चाहे घोषणा शाम को जैसे लिख के दे दो, इतने स्कूल प्रमोट करने, इतने पीएससी प्रमोट करने, इतने ये करने, इतनी सड़कें मंजूर करनी, इतने ये करने, वो सारी की सारी स्वीकृतियाँ सारी की सारी जारी हो जाएंगी। जैसे ये एक रोड मैप बना के दे के जा रहे हैं कि आने वाली सरकारों को ये काम करना है। इन्होंने 250 से 600 कॉलेज कर दिए, कहीं कोई भर्तियाँ नहीं है। एग्रीकल्चर कॉलेज 36 खोल दिए, कहीं कोई भर्ती नहीं है। तारानगर में जो कॉलेज खुला है उसमें संस्कृत पढ़ाने वाले हमारे साथी हैं, उनको डेप्यूट करके वहाँ प्रिंसिपल बना रखा है, मात्र एक फैकल्टी है वहाँ। हर कॉलेजेस में यही हालत है उनकी। आयुर्वेद कॉलेज में कितना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, 100 बेड का इंडोर एक हॉस्पिटल चाहिए जहाँ पेशेंट्स हों, तब जाके उस कॉलेज में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को सारी सुविधाएं मिल सकती हैं। इतनी सारी सुविधाएं जुटाने पर इनका ध्यान नहीं, केवल शिलालेख लगाना, घोषणाएं करवाना, बड़ी बड़ी घोषणाएं, कहने का मतलब नेम प्लेट लगाना, अपनी नेम प्लेट लगाना और बड़ी बड़ी घोषणाएं करके जाना कि हमने ये सब कुछ सारा कुछ कर दिया, जबकि धरातल में देखें तो उसका फायदा कितने लोगों को मिल रहा है। काम इतना ही करना चाहिए जितने हमारे पास संसाधन है या जिनके लिए पहले संसाधन जुटाओ। जैसे 19 जिले अभी गहलोत साहब ने कर दिए, अब 2-4 दिनों से फिर न्यूज़ चल रही है कि कुछ और राम लुभाया कमेटी ने अभी फाइनल रिपोर्ट नहीं दी है, उस रिपोर्ट के आधार पर हो सकता है शायद कुछ और जिले भी घोषित करने पड़े, क्योंकि काफ़ी जगह वहाँ पे मांग चली रही है। एक साथ एक स्टेट गवर्नमेंट से एक कार्यकाल में इतने ज़्यादा का जिला मुख्यालय स्थापित करना बुत्ते की बात नहीं है। ये शुरुआत में लगते 2018 में, तो क्या पता धीरे धीरे इनको पता लगता है कि कैसे एक ज़िला अलग से कैसे स्थापित किया जाता है। अब ये जाते वक्त एकदम घोषणाएं करके, सिर्फ कागज़ों में घोषणा करके धरातल पे उन जिलों को जब लाया जाएगा तो बहुत बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर की, बहुत ज़्यादा बड़े बजट की आवश्यकता होती है, बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करनी होती है। ये आने वाली सरकार के लिए छोड़ के जा रहे हैं, इनको मात्र सिर्फ घोषणा करनी। और भी आश्चर्य होगा आपको, महीने 20 दिन का भी टाइम पड़ा आचार संहिता में, हो सकता है ये 5-10 जिलों की और भी अक्टूबर के अंदर 3 या 4 के आसपास जो भी है। जब केंद्रीय चुनाव आयोग जब चुनाव कार्यक्रम की घोषणा करता है उसी दिन से ये आचार संहिता, आदर्श आचार संहिता लग जाती है कि अब ये चुनाव का फेज स्टार्ट हो गया, तो अब आप और नई नैतिक रूप से वो घोषणा नहीं कर सकते। लेकिन उससे पहले लगभग संभावित है इनके पास टाइम, तो अभी बहुत कुछ ये और भी कर सकते हैं। अभी इन्होंने एक विधानसभा का एक विशेष सत्र बुलाने के लिए दोबारा सोच रहे हैं। हालांकि ये पिछले में समापन के लिए इन्होंने कह दिया था कि ये अंतिम सत्र होगा, लेकिन अब जैसे लोकसभा भी दोबारा 1-5 दिन के लिए कॉल की जा रही है, उसमें तो एक बिल आ सकता है, एक बिल आ सकता है, एक राष्ट्र एक चुनाव का बिल भी आ सकता है, महिलाओं का 1/3 रिजर्वेशन का भी बिल आ सकता है, कुछ नया हो सकता है अभी, या उसके लिए कोई कमेटी वगैरह या चुनाव
आयोग ने कहा है लागू हो न हो, लेकिन उसके लिए कोई सीरियस विचार करने के लिए सभी से राय जरूर ली जा सकती है उस सेशन में, शायद यही संभावनाएं जताई जा रही है। अभी तक उसका एजेंडा जारी नहीं हुआ है और उसी तर्ज पे राजस्थान विधानसभा ने भी तैयारी शुरू कर ली है। माननीय गहलोत साहब ने भी कहा है कि हम भी एक विधानसभा का सत्र और काल कर रहे हैं। तो ये भी कोई बहुत बड़ी घोषणाएं, नए जिले बना सकते हैं और कोई नई बड़ी घोषणाएं कर सकते हैं, क्योंकि अब इनको पिछले 9 साल में केंद्र सरकार से बहुत ज़्यादा बजट मिला है। अभिषेक जी, राजस्थान वैसे ऑल ओवर देखें हम एक पिछड़ी स्टेट है, हमारी थार राजस्थान रेगिस्तानी बेल्ट है, तो बहुत कुछ संसाधन ऑल ओवर नेशनल के हिसाब से देखें तो राजस्थान में सुविधाएं कम थी। बहुत सारा बजट केंद्र सरकार के द्वारा मिला है। जल जीवन मिशन में देख लो, स्वच्छ भारत मिशन में देख लो, आयुष्मान भारत में देख लो, बहुत सारी योजनाएं, कल्याणकारी योजनाएं थी। लेकिन जो भारतीय योजना को तो बीट कर रही है चिरंजीवी योजना कर रही है। अदर स्टेट में जाएंगे तो आपको आयुष्मान की जरूरत पड़ेगी, और उसमें भी सारा जो आयुष्मान में भी कवर कर रहे हैं, ये क्या उसमें बिल नहीं दे रहे हैं चिरंजीवी में? आयुष्मान में क्या सेंटर से उसमें इलाज के लिए पैसा नहीं दे रहे हैं? क्या मना कर रखा है क्या इन्होंने कि आयुष्मान का पैसा नहीं लेंगे हम? आज चूरू निकटवर्ती अचानक हिसार ले जाना पड़ जाए पेशेंट को, तो क्या फिर वो चिरंजीवी योजना वहाँ काम करती है क्या? तो बहुत सी ऐसी सुविधाएं, जब आज पूरे भारतवर्ष को 5 लाख तक की इलाज की सुविधा दे रखी है, 5 लाख से ऊपर की बहुत कम रेयर केसेस में ही किसी को ज़रूरत पड़ती है। इमीडिएट आवश्यकता तो 1,50,000 के गरीब आदमियों के लिए ही होती है। सामान्यतः छोटी छोटी बीमारियां होती हैं जिनके लिए उसको एक तात्कालिक तुरंत सहायता मिल जाए, उसको इलाज मिल जाए, उसको ये ज़्यादा प्रभावी होती हैं। अब इसको बढ़ा करके 20 लाख 25 लाख, बता दें स्टेट गवर्नमेंट कितने केस आए इनके पास 20-25 लाख वाले? बहुत रेयर केस में कोई ऐसी ज़रूरत पड़ती है। आप अध्यापक हैं, आप लेक्चरार भी रहे हैं, प्रिंसिपल भी रहे हैं, बड़े बड़े पदों पे रहे हैं। आप शिक्षा को बढ़ाने के लिए आपने काफ़ी प्रयास किए हैं। मैं एक चीज़ जानना चाहता हूँ, सरकार घोषणाएं कर रही है, स्कूलें खोल रही, लेकिन इस सरकार को कोई ऐसा सजेशन देना चाहें कि शिक्षा को राजस्थान में बढ़ावा दिया जाए? अभिषेक जी, अभी जुलाई 20 में केंद्र ने न्यू एजुकेशन पॉलिसी अडॉप्ट की है। बिल्कुल 1986 वाली पॉलिसी काफ़ी पुरानी हो चुकी थी हमारी, और अब वर्तमान समय के अनुसार उसको मॉडरेट करना ज़रूरी था। इसमें जो पैटर्न है, उस पैटर्न में सेकेंडरी एजुकेशन है ही नहीं, सीधी डिग्री सीनियर सेकेंडरी की होगी। तो जितने भी सेकेंडरी स्कूल्स थे सबको बंद करके या प्रमोट करके उनको सीनियर सेकेंडरी स्कूलों में कन्वर्ट करना है। एचएम की पोस्ट भी जैसे आप खत्म हो गई, अप टू मिडिल क्लास में जहाँ पर्याप्त बच्चियों की संख्या है, एक प्रमोट करने के लिए उनको भी सीनियर कर दिया जाए। ये नेशनल लेवल पे हो रहा है, सभी स्टेट्स में हो रहा है, लेकिन इसको राजस्थान सरकार बढ़ा चढ़ा के कर रही है कि हमने इतने स्कूल प्रमोट कर दिए, जबकि न्यू एजुकेशन पैटर्न में ये ऑलरेडी ही सीनियर स्कूल में कन्वर्ट होना है, क्योंकि डिग्री वहीं सीनियर स्कूल की मानी जाती है। सारे स्कूल सीनियर में ऑटोमेटिक जाने ही है, लेकिन ये बार बार ढिंडोरा पीट रही है कि हमने इतने सारे सीनियर स्कूल बना दिए। लेकिन उन सीनियर स्कूल में डीपीसीसी करके बाकायदा जितना स्टाफ उनको देना चाहिए था, वो आज संसाधन वहाँ स्कूलों में नहीं है। कई पंचायत हेडक्वार्टर में 2-2, 3-3 स्कूल प्रमोट हो गए इस नियमों के तहत चलते। उनकी फिजिबिलिटी क्या है, उनकी छात्र संख्या कितनी है, अध्यापक कितने हैं? स्टूडेंट की नींव है जो मजबूत होनी चाहिए, जैसे प्राइमरी है, सेकेंडरी है, इनको इन्होंने कितनी भर्तियां की हैं, तो कितनी भर्तियां की हैं? जिन्होंने जितनी भी भर्तियां इन्होंने निकाली, हर भर्तियां इनकी डाउटफुल रही। हर बार पेपर लीक प्रकरण, हर बार पेपर लीक हुआ, जिससे आम विद्यार्थी जो वर्षों तैयारियां करता है, एक सपने सजोता है, बीएड करता है, बड़े शहरों में जाके कोचिंग लेता है, बच्चियां हैं, बहू हैं हमारी, उनके साथ घर वालों को भी रहना पड़ता है। इतना देहात से जाते हैं, कितना खर्चा उनको शहर में रहने का वहन करना पड़ता है। पेपर दे के घर नहीं आते हैं, उससे पहले वो उनको पता लगता है कि पेपर लीक हो गए, और वो भी सारे सरकारी पार्ट के आदमी। इतनी लापरवाही बरती उन्होंने कि वहाँ से इजीली वो पेपर लीक हो सके। हमारे खुद राजस्थान लोक सेवा आयोग जो कर्मचारियों के अधिकारियों के चयन की अनुशंसा करती है, वो खुद संदेह के दायरे में है। उसके आज भी एक आरपीएससी मेंबर अभी तक जेल में है। सारी चीज़ें जनता के सामने आ चुकी हैं। कहा है इन्होंने हम कि कानून बहुत कठोर बनाए हैं, लेकिन लगभग अपराधी महीने 20 दिन बाद वो जमानत पे आ जाते हैं और फिर केस लड़ते रहो। लेकिन जो आज एक युवा जिसके मन में इतनी हताशा आ चुकी है, जो इसका विश्वास खत्म हो चुका है इससे, देखिए अभिषेक जी, भारत हमेशा से मैं कहता हूँ कि सबसे युवा राष्ट्र है। युवा आबादी का सबसे बड़ा पार्ट वर्ल्ड में भारत में है। ये हमारे लिए सबसे बड़ी एसेट है। आज रूस, चीन, अमेरिका इसी चीज़ से घबराए हुए हैं कि यंग पोर्शन है। चीन में आज पहले 1 संतान का नियम था, आज 2 का भी अलाउ कर दिया उन्होंने, 3 का भी अलाउ कर रहे हैं। वो 3 बच्चे भी पैदा करने के लिए, क्यों? यंग जनरेशन चाहिए। यंग जनरेशन में एक इनिशिएटिव होता है, पावर होता है, नए कुछ करने की, रिस्क लेने की क्षमता होती है, जुनून होता है, जो भारत में है। और यही पावर यदि गलत रास्ते की चली गई, निराश होके, हताश हो गए, कुंठित होके, बेरोजगारी के कारण, तो वो बहुत खतरनाक स्थिति हमारे लिए हो जाएगी। वो काम ये राजस्थान सरकार की, वर्तमान सरकार की जो कार्यशैली रही है,
युवाओं को हताश करने वाली। वादा किया था कि रोज़गार देंगे, रोज़गार नहीं दे सके, बोले बेरोज़गारी भत्ता देंगे। बेरोज़गारी भत्ते में इंटर्नशिप की इतनी शर्तें जोड़ दी, 4-4 घंटे अगले कहीं दूर जाके ऑफिस में काम करके यदि उसको 3,500 रुपये का भत्ता मिले तो कब वो अपने कंपटीशन या नेक्स्ट कैरियर की कब तैयारी करेगा। वो उसको सहायता थोड़ी हुई, हो तो एक तरह से शोषण ले रहे हो, उसका अनुभव तो मिल रहे हो उसको, लेकिन वो वहीं तक सीमित हो जाएगा फिर वो। तो इन्होंने आज देखो नाम मात्र के बच्चों को बेरोज़गारी भत्ता मिल रहा है। स्किल्स डेवलपमेंट केवल कागजी खाना पूर्ति बना के छोड़ दिए इन्होंने। उनके कोई भी करियर डेवलपमेंट से संबंधित जितने भी हमारे ये स्पेशलाइज्ड कॉलेजेस हैं, कोर्सेस हैं, आगे उनमें कहीं भी कोई स्टाफ की नई भर्ती, आश्चर्य करोगे आप, 650 कॉलेज वर्तमान में, मात्र 10-12 पीटीआई कॉलेजेस में। ये कह रहे हैं खेल इंफ्रास्ट्रक्चर इतना बढ़ा दिया। कॉलेज लेवल में आप देखो किसी कॉलेज के पास ग्राउंड नहीं है, किसी कॉलेज के पास लाइब्रेरी नहीं है। नए कॉलेज 300-350 खोलें, कहीं कोई लैब की प्रावधान ही नहीं है कि उसमें लैब बनाई जाए। केवल भामाशाह का इंतजार करते हैं कि वो बिल्डिंग बना देंगे, हम शिलालेख लगा देंगे, हमने कॉलेज खोल दिया। आप खेल की बात कर रहे हैं तो आपके जो यहाँ के विधायिका है कृष्णा पूनिया जी, ये जो कि राजस्थान स्पोर्ट्स काउंसिलिंग बोर्ड के अध्यक्ष भी हैं, तो इन्होंने राजगढ़ में क्या क्या कार्य करवाए हैं खेलों को बढ़ावा देने के लिए? अभी खेल मैदान बनाया है, खेल से जुड़ी हुई अंतर्राष्ट्रीय सेलिब्रिटी हैं, हमारी एक शान भी है, जिले की मेडल जीता है इन्होंने, और खेल से इनसे बहुत कुछ अपेक्षाएं भी थी, और केवल मात्र खेल से ही इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम बना दिया। अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम चूरू भी बना हुआ है, लेकिन उसका 10 साल से देखें आउटपुट क्या है, कितने विद्यार्थी यहाँ से, कितने खिलाड़ी तैयार होकर निकले। बिल्कुल। लेकिन उसको एक अंतर्राष्ट्रीय लेवल के स्टेडियम जिसमें सरकार का 10-12-15 करोड़ रुपए खर्च होता है, खास बात यह है कि बनाने के बाद में उसको मेंटेन करना, उसको ऑपरेट करना, वो ही नहीं हो पाता। वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। कैसे मेंटेन करेंगे, उसमें किस प्रकार के कोचेज़ की व्यवस्था होगी, उसमें कितने खिलाड़ी कहाँ से आ पाएंगे। एक ब्लॉक लेवल पे इतनी सारी व्यवस्थाएं करना बहुत आसान काम नहीं होता है। मेरी तो शुभ मंगल कामना है कि निश्चित रूप से इसका फ़ायदा विद्यार्थियों को, खिलाड़ियों को हमारे मिले, लेकिन मिलेगा तभी जब आगे इसको मेंटेन किया जा सकेगा। ऐसी संभावनाएँ हमारे पास हुई तो ही इसका फ़ायदा मिल पाएगा। जी, आपने पिछले दिनों आपने जय नारायण जी की पुण्यतिथि पे एक सभा रखी थी 7 नवंबर को उनकी उस सभा के अंदर बड़े बड़े नेता आए थे। उस समय प्रदेशाध्यक्ष थे सतीश पूनिया जी, राठौड़ साहब भी आए थे, स्थानीय कई नेता आए थे, जिले के नेता थे। मान लो अपने मेरे एक सवाल है थोड़ा सा, उसमें कई नेता आए थे, स्थानीय नेता भी आए थे, तो क्या उस सभा के अंदर आपको ग्रीन सिग्नल मिल गया था? ना ऐसा क्योंकि सारे नेता एक स्वर में ये बोल रहे थे कि आपको विरासत को आगे बढ़ाना चाहिए, विरासत को आगे बढ़ाना चाहिए, सारी शुभकामनाएं होती हैं, लेकिन वो कोई राजनीतिक सभा नहीं थी, वो केवल मात्र एक श्रद्धांजलि सभा थी। उनके जो भी शुभ चिंतक थे, जो भी परिचित हैं, हमारे परिवार से स्नेह रखने वाले हैं, सभी ने कहा था कि पहली पुण्यतिथि है, हमें उनको स्मरण करना चाहिए, इसलिए वो एक सभा रखी गई थी। वो गैर राजनीतिक थी और केवल मात्र सांत्वना के लिए, केवल मात्र उनको याद करने के लिए वो मीटिंग रखी गई थी। वो कोई राजनीतिक मीटिंग नहीं थी। तारानगर हो या फिर राजगढ़ हो, हर जगह त्रिकोणीय मुकाबला रहा है हर बार, क्योंकि भाजपा और कांग्रेस के अलावा या तो निर्दलीय ने ताल ठोकी है या फिर किसी अन्य स्थानीय दलों की पार्टी। प्रजातंत्र में सभी को चुनाव का अधिकार है। तो कैसे देखते हैं आप इन त्रिकोणीय मुकाबले के बीच में अपने आप को? मुकाबला त्रिकोणीय हो चाहे डायरेक्ट हो, हमेशा अपने शुभ चिंतकों के भरोसे, अपने विश्वास वाले लोगों के भरोसे, अपनी पार्टी के भरोसे, अपने कार्यकर्ताओं के भरोसे चुनाव लड़ा जाता है, और उसी आधार पर हम देखते हैं कि त्रिकोणीय होगा तो और भी ज़्यादा आसान रहता है, ताकि कम वोटों से भी जीत हो सकती है। उसमें डायरेक्ट फाइट में तो और ज़्यादा वोट चाहिए जी, लेकिन उसमें कम समर्थक से भी काम चल सकता है जी। तो आपके क्षेत्र में नहर की बड़ी डिमांड रहती है। आपके तारानगर में आपके विधायक जी नहर लेके आए हैं और इसके बलबूते पे देश में चुनाव जीतना चाहते हैं। वहीं पर राजगढ़ की बात करें तो वहाँ पे सिद्धमुख जो ब्रांच है उसका भी पानी आ रहा है, लेकिन क्या ये धरातल पे अभी तक पहुँच पा रहा है या नहीं पहुँच पा रहा प्रॉपर? देखो, ये कुंभाराम लिफ्ट नहर से सिंचित एरिया काफ़ी एक लंबा बड़ा प्रोजेक्ट था। इस प्रोजेक्ट में इससे पहले भी बहुत कुछ काम हुए हैं। यहाँ केवल मात्र यही कहें कि हमने ही सब कुछ किया, ऐसा कुछ नहीं है। ये प्रोजेक्ट तो बहुत पहले से बना हुआ है और केवल अपने एरिया के लिए नहीं है, पूरे पश्चिमी राजस्थान के लिए जो रेगिस्तान बेल्ट है वहाँ सिंचित करने के लिए ये IGNP से, इंदिरा गांधी नहर प्रोजेक्ट से 7 लिफ्ट स्कीम्स हैं जिनमें अलग अलग एरिया में इन एरिया को सिंचित करना था। लेकिन जो राजस्थान को हिस्से का पानी था जी, वो जो पानी प्रेजेंट में मिल रहा था उस पानी के हिसाब से एक बार आगे बचे हुए कामों को एक बार रोक दिया गया था कि पहले हम पानी की आपूर्ति बढ़ाने का काम करें।
जब हमें पानी पंजाब हरियाणा से जो हमारा हिस्सा जो पहले हम लेने में सक्षम नहीं थे, एक बार रोक लिया गया था, उसको वापस से हम रिवाइव करवाएं और वो पानी हमें मिले तो हम आगे और सिंचाई सुविधाओं का विस्तार करें। लेकिन वर्तमान सरकार सिर्फ घोषणाओं पे चल रही है। इन्होंने अब 2 चरणों में, पहले एक चरण लगभग पूरा होने का और दूसरे चरण की इन्होंने लगातार और घोषणा कर दी है कि वो खाड़े नालों का निर्माण किया जाएगा। लेकिन इन्होंने कभी भी केंद्र लेवल पे, कभी भी इनकी जो वाटर कंट्रोल बोर्ड की मीटिंग्स होती हैं उन मीटिंग में कभी जाके सीरियस ये प्रयास नहीं किया कि पानी को और बढ़ाया जाए। इस बेल्ट में ज़मीन का पानी निरंतर कम होता जा रहा है, तो इसलिए इस पानी का उपयोग ड्रिंकिंग वाटर के लिए भी दूर दूर तक, नागौर तक भी, इधर अलसीसर मलसीसर झुंझुनू वगैरह आगे तक भी पहुंचाने के प्रयास किए जा रहे हैं। पानी तो वही है, वही डिवाइड होता जा रहा है और वही यदि और हम खाले बनाएंगे तो उसी में वही पानी डिवाइड होना है हर बार। फिर पानी का जो क्यूसेक है वो बढ़ाया नहीं जा रहा है, क्यूसेक नहीं बढ़ पा रहा है, वो उसको बढ़ाने के प्रयास नहीं किए जा रहे हैं। मसीता वाले हेड से जो हमारी फीडर लाइन है वो वर्षों पुरानी हो चुकी है, उसमें इतनी कैपेसिटी नहीं है उसकी लाइनिंग का या उसकी स्ट्रेंथनिंग का जो काम होना चाहिए था, ताकि हमें जो पानी अलॉटेड है वो पानी पूरे फ्लो से हम पूरे राजस्थान का क्लेम कर सकें। हम क्लेम करने की स्थिति में नहीं है क्योंकि हमारे पास वो इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है वहाँ वो पानी को लाने के लिए। और यदि प्रयास किए जाते तो वहाँ से यदि पानी आता, ज़्यादा बढ़ता है, तो हमें इन सारी सुविधाओं को बढ़ा करके हम आम जनता को फ़ायदा दे सकते हैं। अब केवल खाले बना देंगे, खाले बनाने में टेल एंड तक पानी पहुंचेगा नहीं, रोज़ फिर वही समस्या रहेगी। रोज़ गांव में सामाजिक व्यवस्था बिगड़ता है, शुरुआत वाले पानी ज़्यादा कंज्यूम कर जाते हैं, ज़्यादा रोक लेते हैं, बाद में लास्ट वालों तक पानी नहीं पहुँच पाता है, फिर उनको परेशानी होती है, फिर वो सिंचित एरिया के हिसाब से फसलें वो बैठते हैं। आज भी आप देख लो हर जगह हर GSS पे धरना लगा हुआ है बिजली बोर्ड के सामने की बिजली लाइट दे दो हमें थोड़ी सी, ताकि फसल को बचा सकें। खालों में पानी देने के लिए सावा में अब पिछले 5-6 दिन से लगातार धरना चल रहा है। बार बार अधिकारियों से वार्ता कर रहे हैं कि हाँ जल्दी व्यवस्था बना देंगे, जल्दी व्यवस्था बना देंगे, लेकिन वो सावा माइनर में, सावा धीरवास माइनर में वो पानी देने में कामयाब नहीं हो पा रहे हैं क्योंकि पानी की आपूर्ति उनको बराबर नहीं मिल पा रही, जिसके अभाव में उनकी फसलें सूख रही हैं, जल रही हैं। तो किसान के लिए तो एक बहुत बड़ी मार होती है कि यदि समय पे फसल पकने के समय तो उसको निश्चित रूप से एक बार पानी चाहिए। एक पानी के अभाव में उनकी सारी फसलें जल रही हैं, लेकिन वो पानी की व्यवस्था नहीं कर पा रहे हैं। जी, गहलोत सरकार है जो कि आप शुरुआत से अपन योजना में बात कर रहे थे, भरमार योजनाएं आ रही है। अभी आपने जैसे बताया कि आप एक नया बजट सेशन के लिए विधानसभा सत्र बुलाने वाले हैं, लेकिन उसी के विरोध में कह सकते हैं एक परिवर्तन यात्रा निकाल रही है भाजपा, जो कि 4 पार्टों में डिवाइड की गई है 50-50 विधानसभा क्षेत्रों के अंदर। जो आपके यहाँ अपने जो इस बेल्ट में, शेखावाटी बेल्ट में गोगामेडी से शुरुआत होगी, चौथे चरण की है वो गोगामेडी से। इस यात्रा से शेखावाटी में क्या बदलाव देखने को मिलेंगे? देखो शुरू से आपको बताऊं, आज से 5-6 महीने पहले, क्योंकि हर चुनाव से पहले भाजपा एक परिवर्तन, हर चुनाव से पहले नहीं, हम पिछले 6-7 महीने पहले से लगे हुए। हमने जन आक्रोश यात्रा हर ग्राम पंचायत के मुख्यालय पर जाकर के सभी पार्टी पदाधिकारी कार्यकर्ता, कांग्रेस ने तो फ्लॉप बताया था। फ्लॉप तो ग्राम पंचायत लेवल पे होगी तो ग्राम पंचायत के आदमी जुड़ेंगे, वहाँ पूरे तहसील भर से थोड़ी लाए जाएंगे। वहाँ वो कंटिन्यू चली थी हर गांव में, हर एक ग्राम पंचायत के हेडक्वार्टर पे जन आक्रोश यात्रा गई थी। उसके बाद हमने उसको ब्लॉक लेवल पे भी किया था, ब्लॉक लेवल के बाद जिला लेवल पे भी उस मीटिंग को किया। पर्याप्त समय दिया था सरकार को चेताने के लिए, जगाने के लिए कि आपने चुनावों के समय जो वादे किए थे, सारा कर्जा माफ़ कर देंगे, रोजगार दे देंगे, सुशासन दे देंगे, लाइट की रेट नहीं बढ़ाएंगे, जितने वादे किए थे उन वादों को पूरा करें। लेकिन उसका चेताने का कोई फ़ायदा सरकार पे नहीं आया। इन 2-3 महीनों की इनकी कार्यशैली देख करके अब भारतीय जनता पार्टी ने नहीं सहेगा राजस्थान का नारा दिया है और उनका विरोध करना शुरू किया है। अब सरकार चूँकि चुनाव का समय नज़दीक आ गया है, इसलिए परिवर्तन संकल्प यात्रा है अब ये यहाँ स्टार्ट की जा रही है, जो कि 4 चरणों में है। राजस्थान के सभी 200 विधानसभा क्षेत्रों में पार्टी के पदाधिकारीगण, नेतागण जाएंगे और उनको याद दिलाएंगे कि जो वादे करके सरकार सत्ता में आई थी वो वादे फेल हुए हैं। इनके शासनकाल की जो उपलब्धियां हुई उसका एक ब्लैक पेपर हम जन आक्रोश यात्रा में भी लेके गए थे। NCB नेशनल क्राइम ब्यूरो ऑल इंडिया का है, उसके आंकड़े आप देख लीजिए। भ्रष्टाचार में राजस्थान 1 नंबर पे है, बेरोजगारी में पहले या दूसरे नंबर पे है, महिला अत्याचार या SC ST पर अत्याचारों में पहले या कभी दूसरे नंबर पे आता है। आज देश में सबसे ज़्यादा पेट्रोल महंगा राजस्थान में है, डीजल महंगा सबसे राजस्थान में है, लाइट सबसे महंगी राजस्थान में। लाइट की रेट नहीं बढ़ाई, लेकिन इसके साथ आप देखें फ्यूल चार्ज लगा दिया, सर चार्ज लगा दिया इन्होंने, सेवा शुल्क लगा दिया इन्होंने, कई तरह के कर लगा करके आज यदि आप अपना नॉर्मल 200-250 यूनिट का बिल देखेंगे तो लाइट 15-16 रुपये तक बढ़ रही है। कॉमर्शियल चार्जेस बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। तो ये इतनी लाइट्स का खर्चा रेट बढ़ा करके आम जन जो इससे प्रभावित हो रहा है, फिर ये अपने मनचाही स्कीम्स दुनिया भर की, एक आदर्श स्थिति कल्पना सभी कर सकते हैं, मैं भी कर सकता हूँ कि ये होना चाहिए और उसके लिए घोषणा भी कर दूंगा।
लेकिन उस घोषणा के अनुरूप प्रयास भी तो होने चाहिए ना। धरातल पे क्या प्रयास किया, आम जनता तक वो कितना फ़ायदा पहुंचा, वो कहीं बताए कि आप धरातल में आपने ये चेंज ला दिया। राम राज्य की कल्पना सभी करते हैं, बहुत आदर्श स्थिति है, ये भी होना चाहिए, राइट टू हेल्थ भी होना चाहिए, राइट टू एजुकेशन, राइट टू लिव, सारे अधिकार होने चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें दे रखे हैं। लेकिन उसके अनुरूप अपने को एक सुविधा देने के लिए उनको एक विल पावर होनी चाहिए कि हम इसके लिए धरातल पे काम करेंगे, धरातल पर काम करके आपको ये सारी सुविधाएं दे रहे हैं। वो नहीं है, आदर्श कल्पनाएं कर रहे हैं, घोषणाएं कर रहे हैं। आने वाली सरकार है, इनको पता है कि अपने अब रिपीट नहीं हो रहे हैं। नहीं सहेगा राजस्थान पे डोटासरा जी ने कहा कि इन 25 निकम्मों सांसदों को नहीं सहेगा, इसके बारे में क्या कहना है फिर आप? 25 निकम्मे कैसे कहेंगे, इससे केंद्र सरकार बनी है हमारी, आम जनता ने जो वोट दिए हैं, आप उन वोटर्स को निकम्मा कह रहे हो। इसका मतलब कोई भी सांसद 3-3 लाख वोट से कम से नहीं जीतता है। ये जनता का अपमान कर रहे हो, जनमत का अपमान कर रहे हो, उसको स्वीकार नहीं कर रहे हो आप ही ज़्यादा बुद्धिमान हो। इसका मतलब ये हुआ कि ये जनता बेवकूफ़ है जिन्होंने इतने मत दे करके इसको भेज रही है। केंद्र में एक मजबूत सरकार है, आज वो बड़े बड़े ऐतिहासिक निर्णय लिए हैं। इन्होंने 370 हटाई, 35A हटाई, इन्होंने राम मंदिर का निर्माण किया। अभी G20 का सम्मेलन आ रहा है जिसकी अध्यक्षता भारत कर रहा है पूरे विश्व भर की। आज अंतरिक्ष में सोलर वाला अपने प्लेनेट भेजा है, चंद्रमा के साउथ पोल पे अपना एक सैटेलाइट ये गया है, अपना लैंडर गया है। तो ये सारी जो उपलब्धियां हैं एक अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे, कोरोना का मैनेजमेंट था, कितनी वैक्सीन निकाल करके हमने पूरे संपूर्ण देशों को सप्लाई भी हमने की थी, लीडरशिप की कर रहा है आज भारत पूरे देशों में। अपने पड़ोसी मुल्कों की हालत देखो आप, पाकिस्तान की क्या हालत है, बांग्लादेश, श्रीलंका किस पोजीशन में गए हुए हैं आज उनकी तुलना भारत उनके लिए एक आदर्श सपना बना हुआ है। तो ये सांसद निकम्मे लोग कहते हैं कि ये सांसद निकम्मे कैसे कह सकते हैं? लेकिन कांग्रेस के लोग और इन्होंने 9 साल में जितनी योजनाएं लाए हैं, ये कौन सी योजना इनका आपको फ्लॉप मान रहे हो? वो सारा पैसा आपको मिल रहा है। जल जीवन मिशन में इतना पैसा दिया है राज्य सरकार को, इन्होंने अपना हिस्सा तो कुछ नहीं मिला है। वो उसमें भी इतना इन्होंने बजट लैप्स किया है या उसका दुरुपयोग किया है। केंद्र की कोई भी योजना को या तो नाम बदलने का काम करते हैं या उसको फ्लॉप करने का काम करते हैं स्टेट गवर्नमेंट, क्योंकि एग्जीक्यूशन स्टेट गवर्नमेंट के पास है, क्रियान्विति स्टेट गवर्नमेंट को करनी है। लेकिन वो उसमें ये इस तरह से उसको सही ढंग से क्रियान्वित नहीं करते हैं कि फ़ायदा मोदी जी को नहीं मिल जाए। अभी 2-3 दिन से आप लगातार अखबारों में पढ़ रहे हैं कि ठेकेदारों की क्या हालत है जो जल जीवन मिशन में काम कर रहे हैं। एक ठेकेदार पे 900 करोड़ रुपए के गबन के आरोप लगे हुए हैं। एक ठेकेदार ने तो हरियाणा से पाइप चोरी करके यहाँ काम पूरा कर गया, कहीं से पाइप नहीं खरीदे हैं उसने। इसमें जो क्वालिटी के पाइप लगने चाहिए थे वो नहीं है। माननीय हमारे सांसद हैं किरोड़ी लाल जी मीणा, राज्यसभा सदस्य, उन्होंने तो 20,000 करोड़ का चार्ज लगाया है। अभी खुद ACB ने जांच की है, स्टेट गवर्नमेंट के पार्ट ने, कि उन ठेकेदारों के पास जो टेक्निकल बिड, फाइनेंशियल बिड के जो कागजात होने चाहिए थे, फर्जी एक्सपीरियंस के कागज उठा गए वो ठेकेदार जो एलिजिबल नहीं थे काम करने के लिए, उनको काम दे दिया गया। अब गाँव में हालत यही है कि पाइपलाइन डाल दी है, घरों में जोड़ने से घबरा रहे हैं, पानी छोड़ने से घबरा रहे हैं कि वो लाइनें फट रही हैं या प्रॉपर प्रेशर नहीं बन रहा। फुल प्रेशर से किसी गांव में पानी छोड़ने की स्थिति नहीं है क्योंकि पाइप इतने घटिया हैं। जबकि ये स्कीम आने वाले 15-20 सालों तक राजस्थान के लिए एक वरदान साबित होती, घर घर जल कनेक्शन योजना। पिछले टर्म में 2013 से 18 में जब पापा जी विधायक थे तो तारानगर जिले के 5-6 बड़े गाँव में ये शुरुआत करवाई थी उन्होंने कि बहुत बड़े बड़े गाँव हैं, यहाँ सार्वजनिक पॉइंट से पानी संभव नहीं है, इनको बड़े गांवों को नगर पालिका एरिया की तरह से घर घर कनेक्शन दिए जाए। राजपुरा से जैसे शुरुआत की थी, राजपुरा, साथियों, बुचास, बाएँ, बड़े बड़े गांवों में यहाँ घर घर कनेक्शन की योजना लाए थे। वो स्कीम अब JJM में, जल जीवन मिशन में हर गाँवों में दी जा रही है, टंकियाँ बनाई जा रही हैं, लेकिन एग्जीक्यूशन सरकार के पास है। सरकार में जो विधायक सरकार समर्थित हैं वो निरंकुश हैं, मन में आए उसको ठेके देना, मन में आए वो 40% अबोव पे ठेके गए हैं। गवर्नमेंट की जो BSR होती है, शेड्यूल्ड रेट होती है, बेसिक रेट, उस रेट से 40% अबोव तक इन्होंने पूलिंग करके वो कॉन्ट्रैक्ट दिए और फिर भी उसमें काम की क्वालिटी नहीं दे रहे जी। तो ये आम जनता के लिए तो एक अभिशाप बन जाएगी। आगे कोई इस तरह की इतनी बड़ी स्कीम आनी नहीं है और ये जो वर्तमान में है वो उनके लिए कोई फ़ायदा नहीं देगी। आखिरी सवाल जी, हाँ जी बताइए। आखिरी सवाल, आप हमारे चैनल के माध्यम से क्षेत्र के लोगों को क्या कहना चाहेंगे? क्षेत्र के लोगों को केवल मात्र वो ये जो दिखाई दे रहा है, जितनी घोषणाएं उनको सुनाई दे रही हैं, दिखाई दे रही हैं, उनको एक बार ठंडे दिमाग से बैठ के सोचें। आक्रोश यात्राओं में भी हमने कहा था कि जाजम चौपाल पर बैठे और अपनी हकीकत का वास्तविक मूल्यांकन करें। हमारा क्षेत्र है सिंचित नहीं है, ज़मीन कम होती जा रही है परिवार बढ़ने के साथ साथ। हमारे आगामी पीढ़ी का जो भविष्य देखना, उनके लिए शिक्षा या किसी प्रोफेशनल जॉब के लिए और के लिए स्किल के लिए उनके लिए क्या कुछ उनके लिए होना चाहिए, उस पीढ़ी की चिंता करते हुए एक
सही व्यवस्था वाली एक पार्टी को चुने, ताकि लॉन्ग टर्म में वो उनके भविष्य का निर्माण कर सके। केवल मात्र थोथी घोषणाओं से उनका भविष्य नहीं बनने वाला है। कॉलेजेस में बच्चे एडमिशन लेते हैं, कॉलेज में कहीं वहाँ फर्नीचर नहीं है, कहीं टीचर नहीं है, वो मात्र डिग्री लेके आ गए, उससे कौन से स्किल की डेवलपमेंट होगा, किस आधार पे वो अपनी ज़िंदगी भर कमा करके खाएगा। मात्र एक डिग्री तो है, और डिग्री कहीं आजकल जॉब से कोई लिंक नहीं है। जब तक आपके पर्सनल आप में कोई स्किल नहीं है, तब तक आपको कोई जॉब या कोई रिटर्न आपको टैलेंट नहीं, की कदर है, कोई रिटर्न नहीं मिलने वाला। आपको टैलेंट होगा तो ही आपको मिलेगा, और वो उसको कहीं सुविधा ही नहीं मिली। तो ये जो बेरोजगारों की भीड़ जो इकट्ठी कर रहे हैं, पैदा कर रहे हैं, अब इसका क्या भविष्य होगा। तो दूरगामी सोच के साथ हर एक वोटर को निर्णय लेना चाहिए कि उनके लिए कौन सी पार्टी क्या शुभ चिंतक है, कौन से लॉन्ग टर्म में हमें किस तरह से एक स्थायी स्टेबल गवर्नमेंट यदि मिलेगी तो वो ही दूरगामी निर्णय ले पाएगी। इस वर्तमान जो ये 5 साल की टर्म में पहले से डिसाइडेड था कि हमें आगे नहीं आना है, क्योंकि इन्होंने बार बार बैलेंस बना रहा, कभी गहलोत साहब, कभी पायलट साहब, और कभी केंद्र की अवमानना करना, न कोई सेंट्रल हाईकमान की इन्होंने कभी नहीं मानी, कभी इन्होंने कांग्रेस पॉलिसियों पे विश्वास नहीं किया, कभी ये सिर्फ अपनी सत्ता को बचाने के लिए हर एक विधायक को असीमित पावर दिए रखे, और अपने 5 साल पूरा करने को ही ये अपनी सबसे बड़ी सफलता मान रही है कि हम कामयाब हो गए 5 साल लगातार लगे। जी, शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ दिलीप जी पूनिया साहब, जो कि जय नारायण जी पूनिया की विरासत को आगे बढ़ा रहे हैं। अब देखना होगा कि इनके क्षेत्र के लोग इनकी विरासत पे मोहर लगाते हैं या नहीं, ये तो आने वाला वक्त बताएगा, या फिर भाजपा इनको सिंबल देती है या नहीं, ये भी आने वाला वक्त बताएगा। अगर आपका कोई जहन में सवाल हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन के माध्यम से पूछ सकते हैं, और RJTV24 की टीम अगर आपके क्षेत्र में अभी तक नहीं आई है तो आप हमें कमेंट सेक्शन के माध्यम से अपने नंबर शेयर कर सकते हैं। मिलते हैं ज़रूर आपके गाँव में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।